हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो एएससी स्टार्टर में आपको इस वीडियो में क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का हिंदी मीडियम में 2025-26 का डीओई की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना से पूरा कंप्लीट यहाँ करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, सेम पेपर का पैटर्न यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन सेम ये नहीं आएंगे, इसके आसपास आ सकते हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। 2.5 घंटे का पेपर है, 60 नंबर का है और सेम पेपर का ऐसे ही पैटर्न रहेगा। और अब इसे हम अच्छे से करने जा रहे हैं, पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। और जिन बच्चों की प्रैक्टिस हो गई ना वो अपने आप भी आंसर बताते चले जाना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि आपको सही मैचिंग बतानी है कि इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो यहाँ पर सही आंसर जो है ना वो ये है कि आपको ABCD ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पर बोला गया है कि संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है, मेन किसे कहा जाता है, संविधान की अंतरात्मा कौन है। तो हम बुक में जब चैप्टर ओपन करेंगे ना तो उसमें हमें साफ साफ लिखा हुआ दिखता है कि मौलिक अधिकार को ही संविधान की अंतरात्मा कहा गया। तो इसलिए पहले वाले का जो आंसर है वो डी है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ कह रहे हैं कि दिए गए कथन को आपको पढ़ना है और ये पता लगाना है कि किसे धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। देखो, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जहां पर जो राज्य होता है ना वो धर्म के प्रति निरपेक्ष रहता है, मतलब किसी एक धर्म को वो आगे बढ़ावा नहीं देता। ठीक है, जहाँ सभी मत और मूल्यों को समान माना जाता है वहां की यहाँ बात की जा रही है। तो आपसे पूछा कि यहाँ पर किसको बोला गया, तो हमें सब एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। और जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि पहले वाले में बता रखा है कि देश ई में सभी धर्म के मानने वाले लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर बोला गया एक धर्म को वोट डालने का अधिकार है, तो ये गलत हो गया। कभी ऐसे क्वेश्चन समझ ना आए ना तो आप कटिंग वाले तरीके से कर ला करो, कौन कौन सी गलत बातें लग रही हैं। देश ही में बोल रहे हैं कि केवल एक धर्म को ही राज के धर्म का रूप में बढ़ावा मिलेगा, ये भी गलत है। देश ऐसे में बोला गया कि एक धर्म के मतों का मूल्य दूसरे धर्म के मतों के मूल्य से अधिक होगा, ये भी गलत है। तो सही कौन सा हुआ, एक। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो, ठीक है, ए है, क्योंकि देश ई इसी में लिखा है। ठीक है, देश ई। ठीक है, समझ में आ गई। देखो, पता है इन क्वेश्चन को करने का फायदा कब है, जब आप इसके मीनिंग को समझ के करो, क्योंकि यही क्वेश्चन लॉन्ग में बनकर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। आपसे पूछ रहा है कि जो लोकसभा है ना उसमें निर्वाचित कुल कितने सदस्य होते हैं, निर्वाचित पूछ रहा है। तो निर्वाचन जो है ना वो 543 सीटों का किया जाता है, 543। ऐसे ही मुझे बच्चे राज्यसभा का कमेंट में बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। ठीक है, फोर्थ पर आ जाओ। ये कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में डैश प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 21 किसकी बात करता है, तो जो अनुच्छेद 21 है ना वो बात करता है कि हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार है। ठीक है, ठीक है, जीवन का अधिकार है। फोर्थ के बाद अब अगला है हमारा फिफ्थ। तो यहां बोला गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। मतलब इनको ना जो SC और ST हैं शोषण से बचाने के लिए एक अधिनियम भी पास किया गया है। तो वो कब पास किया गया आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो वो पास किया गया था 1989 में। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, ये पांचवी का सी हो गया। ये कह रहा है 6 में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक है, मतलब किससे मिट्टी नहीं बनती है। तो मैं आपको बता दूं कि किसकी वजह से मिट्टी जो है नहीं बन पाती। वो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन, समय, गठन, जैव पदार्थ और जलवायु कारक। देखिए, ये सब मिट्टी बनाने में हेल्पफुल होते हैं, बस ये जो गठन है ना, ये गठन ये नहीं है आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। ठीक है, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इसमें मतलब कौन सा कारक नहीं है। फिर सातवां, निम्नलिखित में से कौन सी फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है, सर्दी में कौन सी फसल उगाते हैं। ठीक है, तो सर्दी में उगाया जाता है गेहूं। ठीक है, अभी इस समय सर्दी चल रही है तो हमें पता है कि इस समय क्या उग रहा है, गेहूं उग रहा है। ठीक है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करके सही विकल्प आपको यहाँ पे चयन करना। मतलब कोई फैक्ट्री लगानी है ना, उद्योग मतलब क्या, फैक्ट्री एक तरह से इंडस्ट्री लगानी है, तो उसे लगाने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। देखो, हमें कच्चा माल भी देखना पड़ता है, ठीक है, और हमें श्रम भी देखना पड़ता है, लेबर, हमें बाजार भी देखना पड़ता है, हमें पूंजी भी देखनी पड़ती है। तो इस हिसाब से सारे आंसर ठीक है, तो डी आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। जो बच्चे अपने बता रहे हैं ना, वेरी गुड बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा। और बेटी, ओके। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, ये कह रहा है भारत का एवरेज जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना वो कितनी है, एवरेज कितनी निकलती है भारत की। तो यहाँ पर
तो इसका करेक्ट आंसर है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हमें ना बुक के हिसाब से लिखना है, ठीक है। और इस समय 2026 चल रहा था, उसके हिसाब से नहीं लिखना, ठीक है। फिर 10th में आ जाइए। 10th में यहाँ पर बोला गया है कि आपको दो कथन दे रखे हैं, आपको पता लगाना है कि दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये दोनों सही है दोनों गलत है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। तो देखो नवीकरणीय तो वही है जो इनका नवीकरण बार बार होता रहता है। तो ये तो बिल्कुल बात ठीक लिखी है। ये कह रहा है अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन इनका भंडार सीमित है, बिल्कुल सही। जैसे कोयला है वो एक बार प्रयोग होने के बाद खत्म हो जाता है, पेट्रोलियम है खत्म हो जाता है। तो दोनों बातें सही लिखी हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। ए आंसर आ गया इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। फिर यहाँ पर अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, चेक किया करो कि दोनों सत्य है सत्य। ठीक है, 1917 में बिहार में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक लिखा है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि अंग्रेज नील कृषकों के समर्थक थे, मतलब अंग्रेज ना जो किसान नील का उत्पादन कर रहे थे उसके सपोर्टर थे। ये तो बिल्कुल झूठ लिखा है, बिल्कुल गलत लिखा है। तो ए सही है आर गलत है। ढूंढो कौन सा है, ये रस्सी आंसर आ गया। ए सही है आर गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर सी निकला, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहा है सालाबाई की संधि किस वर्ष हुई थी। तो सालाबाई की संधि यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है 1782 में हुई थी। इसका आंसर ए आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ये कह रहा है सन 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु डैश से हो गई। तो बिरसा मुंडा जी की जो डेथ हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी, आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा या तपेदिक। तो इसका जो आंसर है वो है सी, ठीक है, हैजे की वजह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये कह रहा है कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो रंगून, मलेशिया, चीन, ब्रिटेन। तो रंगून जेल में हुई थी, ठीक है, इसलिए आंसर इसका ए आ जाएगा। फिर ये कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की शुरुआत कब की थी। तो शांति निकेतन जो उन्होंने बनाया था ना वो उन्होंने 1901 में बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर 15 हमने एमसीक्यू कर लिए। आप कमेंट करके बताइएगा आपके कितने सही निकले हैं। अब हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन और आंसर के साथ ले चलता हूँ, आइए चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है। पहला है ज्योतिबा फुले द्वारा किए गए किसी दो समाज सुधार कार्यों का उल्लेख करना है आपको, ठीक है। दो समाज सुधार जो उन्होंने किया है ना उनके कार्यों को उल्लेख करना है। तो आप नंबर 1 नंबर 2 डाल लिख देना। देखो एसएसटी को पॉइंट्स में लिखना। तो उन्होंने की जगह आप ज्योतिबा फुले भी लिख सकते हैं। तो उन्होंने निचली जातियों के उत्थान के लिए कार्य किया और जाति भेद का विरोध किया। उन्होंने लड़कियों और पिछड़े वर्गों के लिए विद्यालय खोले, ठीक है। अब उसके तो अगर ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला कर सकते हो, ऑप्शन होते हैं। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया है कि विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कार्य का उल्लेख करना है। तो बताओ उन्होंने विधवा के द्वारा शादी करने के लिए, ठीक है, जो कार्य किए उसके बारे में बताना है। तो आप लिख दोगे यहाँ पे उन्होंने की जगह चंद्र विद्यासागर भी लिख सकते हो या ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी लिख सकते हो, उन्होंने भी लिख सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट करने के लिए लिखा गया उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और लेखन के माध्यम से जागरूकता फैलाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट, उनके प्रयासों से 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रोल सत्याग्रह के कारणों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। या रोल सत्याग्रह के क्या कारण थे उसके बारे में बताइए, परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो परीक्षण कीजिए या व्याख्या कीजिए, उसी के रिगार्डिंग है, ठीक है। अब हम ये वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं थर्ड। देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे आप, रोलट एक्ट के अंतर्गत बिना मुकदमा चला गिरफ्तारी की जा सकती थी। आप इसमें ये भी लिख सकते हो इसमें अपील वकील दलील का अधिकार नहीं था। इसमें नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन किया जिससे असंतोष फैला, ठीक है, ठीक है। तो आप और भी जो चीज पता वो भी लिख सकते हो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जन सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका का विश्लेषण करना है आपको। जन सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार की क्या भूमिका। जन सुविधा पता है क्या होती है, जैसे अस्पताल आपके लिए खोले जाते हैं, स्कूल वगैरह खोले जाते हैं, पार्क खोले जाते हैं। तो उसके बारे में आपको बताना है। तो आप अपनी मर्जी से जो भी आपके दिमाग में हो ना, पार्क, स्कूल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी लिखा गया कि सरकार जल, बिजली, सड़क, स्वच्छता जैसी सुविधा उपलब्ध कराती है। इससे समानता बढ़ती है और जीवन स्तर सुधरता है, ठीक है। तो सरकार की भूमिका बता दी हमने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वें नंबर पर भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका की भूमिका बताइए। देखो ये PIL है,
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इस पे क्वेश्चन हर साल आता है। जब अमीर लोग गरीब लोगों के लिए ना न्यायालय में अपील कर देते हैं ना, तो वो PIL होता है, ताकि उनका उद्धार हो सके, उनके मतलब उनको सुविधाएं मिल सके, जो गरीब लोग हैं उनको। तो आप लिखोगे ये गरीब और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करती है। कोई भी नागरिक जनहित में न्यायालय जा सकता है। अगर जनता के हित के लिए न्यायालय जाया जाता है ना, उसे जनहित याचिका कहा जाता है। ठीक है। और अगर आप नीचे वाला क्वेश्चन करना चाहे, नीचे वाला कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट है दीवानी मुकदमों के कोई आपको 2 उदाहरण देने हैं। देखो 2 प्रकार के मुकदमे होते हैं। एक मुकदमा होता है दीवानी और दूसरा होता है फौजदारी। फौजदारी में सीधा जेल में डाल देते हैं पहले, फिर FIR होती है। जबकि दीवानी में पहले FIR, बाद में अगर कोर्ट पाता है दोषी तो होती है सजा। तो दीवानी मुकदमों के आपको ये वादों के आपको उदाहरण देने, तो भूमि या संपत्ति संबंधी कोई लड़ाई हो गई, या किसी अनुबंध उल्लंघन से जुड़ा मामला, कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया उसके रिगार्डिंग। ठीक है। अब आगे सुनते हैं सेक्शन C पर आ जाइए। ठीक है। तो सेक्शन C में अब 3-3 नंबर के हैं, तो 3-3 पॉइंट में हम यहाँ करेंगे। ठीक है। आपको ये जो पॉइंट दिया जा रहा है इसको और बड़ा करके एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा करेंगे ना एग्जाम में सही रहता है। ठीक है। देखिए छठा क्वेश्चन है भारतीय संसदीय शासन पद्धति का विश्लेषण करना है। जो भारत की संसदीय शासन पद्धति है ना, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिख दोगे कि भारत के अंदर जो है ना, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, और तीसरा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये बिल्कुल टू द पॉइंट लिखे गए हैं। ठीक है। फिर आ जाइए छठे का भी, भारतीय संघवाद का विश्लेषण करना है आपको। ठीक है। तो आप बता दोगे कि संघवाद में क्या होता है। जहां पर 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकारें होती है ना, जहां पर 2 और मोर लेवल पर गवर्नमेंट होती है, वो होता है संघवाद। तो भारत में संघवाद कैसे है उसके बारे में बताना है। तो आप बोलोगे यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, संविधान शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, स्वतंत्र न्यायपालिका विवादों का समाधान करती है। तो इसी वजह से भारत में संघवाद है। ठीक है। आप केंद्र सरकार के बारे में बता सकते हो थोड़ा बहुत अगर लिखना चाहो। अब आ जाओ 7वें नंबर पर। वैसे ठीक है, ये इतना सफिशिएंट होता है। ठीक है, पॉइंट्स में लिखा है, और जितने वर्ड्स का बोला जाए उसको ध्यान रखना बस। अब 7वें में बोला है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करनी है। तो देखो आप खुद बताओ कि भारत में कहाँ पर फसल कौन सी उगती है, कौन सी चीजें तय करती हैं। आप देखो हर फसल हर जगह तो नहीं उग सकती। जैसे असम के अंदर क्या उगती है, चाय उगती है, कॉफी उगती है ना। और पंजाब के अंदर जो है गेहूं उगता है, चावल उगता है ना। महाराष्ट्र के अंदर जाओगे तो कपास उगता है। अलग अलग फसलें अलग अलग स्थानों पर उगती है ना। आखिर ऐसा क्यों है? आप बोलोगे जलवायु की वजह से, मिट्टी की वजह से, सिंचाई की वजह से, ठीक है, आधुनिक तकनीकों की वजह से। तो ऐसे ही आप इसको बढ़ा चढ़ा के थोड़ा और पॉइंट्स में लिख देना। तापमान को भी देखना पड़ता है, बारिश को भी देखना पड़ता है, ये बहुत सारे पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। तो आप इसको लिख के थोड़ा सा बता देना। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि कपास महाराष्ट्र में उगाई जाती है ना। तो आप ऐसे थोड़े एग्जाम्पल भी देना ताकि आप और अच्छा दूसरों से प्रेजेंट कर पाओ। ठीक है, अच्छे नंबर ला पाओ। अब आ जाओ स्थानांतरित कृषि की विशेषता बताइए। पता है स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? पता है? आप ये लिखोगे जब खेती बदल बदल के की जाती है, मतलब स्थान बदल बदल के की जाती है। पहले आप यहाँ खेती कर रहे थे, फिर आपने यहाँ से फिर दूसरी जगह चले गए, फिर आप दूसरी जगह चले गए, तो इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। तो इसकी विशेषता क्या है? तो और जब जैसे विशेषता पूछ रहे ना, आप पहले लिखना कि स्थानांतरित कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फिर बताओ जंगल साफ कर कुछ वर्षों तक खेती की जाती है, भूमि को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यह पहाड़ी और वन क्षेत्रों में प्रचलित है। इस तरीके से प्रेजेंट कर देना। अब आ जाओ लॉन्ग क्वेश्चन पे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है, देखिए 8वां क्वेश्चन अब लॉन्ग है, तो यहाँ 5 नंबर का आया है। तो आपके एग्जाम में जो है ना 2 क्वेश्चन लॉन्ग वाले आने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब जनसंख्या ज्यादा होगी कम होगी कौन तय करेगा? देखो आप खुद सोचो, कहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है किसी कंट्री के अंदर, किसी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन बहुत कम है ना। तो कौन तय करेगा? तो जो भी मैंने दिखा था शॉर्ट में, तो उसको एक्सप्लेन किया हुआ देखो। आप बोलोगे कि किसी देश या क्षेत्र में ना जनसंख्या समान रूप से नहीं है ना। जनसंख्या प्रकृति को मानव की वजह से ना जो है वितरण उसका अलग अलग होता है। तो देखो जलवायु, जलवायु सबसे बड़ा रोल प्ले करती है कि कहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी कहाँ पर कम होगी। जहाँ सर्दी होगी ना बहुत ज्यादा, वहाँ पॉपुलेशन कम होगी। या बना बना के लिखना, जब गर्मी होगी वहाँ पॉपुलेशन सामान्यता जो है ना, अगर नॉर्मल है
तो ठीक है, लेकिन जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होगी ना वहां जनसंख्या कम होगी। ठीक है, और जहां पर अनुकूल परिस्थिति होंगी ना जीवन के लिए, वहां जनसंख्या ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन ना मध्यम वाली जलवायु में जनसंख्या अधिक होती है, बहुत ज्यादा सर्दी बहुत ज्यादा गर्मी में जनसंख्या कम होती है। दूसरा पॉइंट लिखोगे स्थलाकृति जमीन। देखो आप ये बना के लिख सकना कि अगर जमीन समतल है जैसे, तो वहां पर खेती हो सकती है, परिवहन हो सकता है, मकान बन सकते हैं, तो जनसंख्या ज्यादा होगी। लेकिन जहाँ पठार है, जहाँ पठार है, ये पठार है, और जहाँ पहाड़ है वहां पे भी जनसंख्या क्या होगी, कम होगी, विरल होगी। ठीक है, फिर मिट्टी की उर्वरता, मृदा की उर्वरता। ठीक है, अगर मिट्टी बहुत ताकतवर है तो फसल अच्छी होगी, लोगों को रोजगार मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, जैसे गंगा के मैदान, तो वह जनसंख्या ज्यादा होगी। और अगर मिट्टी अनुपजाऊ है, ठीक है, बहुत ज्यादा सूखी हुई है, रेगिस्तान है, तो वहां जनसंख्या कम होगी। ऐसे जल, जल जहां ज्यादा उपलब्ध होगा वहां मनुष्य जरूर रहेगा। आप देखो लोग सबसे पहले जब रहना शुरू हुए थे ना, वो नदी के किनारे ही रहना शुरू हुए थे, क्योंकि वहां उन्हें पानी मिलेगा, सबसे पानी महत्वपूर्ण होता है। फिर आर्थिक गतिविधियां, जहां पर लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, जहां पर औद्योगिक फैक्ट्री होंगी, वहां जनसंख्या ज्यादा होगी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखो 5 नंबर का तो 5 पॉइंट लिखे एक्सप्लेन करना, तभी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। अब आ जाओ 9वें क्वेश्चन में बोला गया है कि भारतीय की शिक्षा के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण बताइए। देखो आपने चैप्टर में पढ़ा ना कि ब्रिटिश सरकार भारतीय शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे, तो आप बताओगे ब्रिटिश सरकार का भारतीयों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण सीमित और स्वार्थपूर्ण था, मतलब मतलबी थे, मतलबी ब्रिटिश सरकार वाले। और उनका मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज का समग्र विकास नहीं बल्कि अपने प्रशासनिक हितों की पूर्ति करना था। देख रहे हो, जो ब्रिटिश सरकार है ना वो भारत के समाज के लिए काम नहीं कर रही थी, बल्कि अपने हितों की पूर्ति कर रही थी। तो आपको ये बताना है कि भारत की शिक्षा के प्रति ब्रिटिश सरकार का रवैया कैसा था, तो आप बोलोगे प्रशासनिक आवश्यकता। आप बोलोगे ब्रिटिशों ने शिक्षा का प्रसार इसलिए किया ताकि उन्हें कम वेतन पर काम करने वाले भारतीय कलर को कर्मचारी मिल सके। देखा, पता क्यों पढ़ाया, ताकि सस्ते सस्ते कलर मिल जाए। ठीक है, और अंग्रेजी शासन सुचारू रूप से चलता रहे। दूसरा, अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया। लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव के अनुसार अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, इससे भारतीय भाषा और पारंपरिक ज्ञान की उपेक्षा की गई। देख रहे हो। तीसरा आप बताओगे पारंपरिक शिक्षा के अंदर की गुरुकुल, मदरसे, पारंपरिक शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, जिससे भारतीय शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो गई। फिर आप बताना कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग और शहरी क्षेत्र तक सीमित रही, सुन रहे हो, और ग्रामीण जनता और महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया। ठीक है, सीमित वर्ग तक शिक्षा थी। पांचवा बता दोगे इसके फायदे भी हुए, चाहे हम जितना भी नुकसान कर ले कुछ फायदा भी हुआ। फायदा क्या हुआ, हालांकि शिक्षा का उद्देश्य ब्रिटिश हितों की पूर्ति था, फिर भी इससे आधुनिक विचार, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिल गया। इससे हमें अपने देश की आजादी के लिए ना बहुत ज्यादा फायदा मिल गया, और हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजादी पा ली। ठीक है, तो ये शॉर्ट में जो थे ना, ये इसको हमने लॉन्ग में भी आपको समझा दिया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो ऑप्शन बी है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा समर्थित शिक्षा प्रणाली के बारे में बताओ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बोला, तो देखिए रविन्द्रनाथ शिक्षा द्वारा ये बोला गया था कि प्रकृति में शिक्षा की बात की उन्होंने, उन्होंने क्रिएटिविटी और स्वतंत्रता की बात करी, नैतिक और आध्यात्मिक विकास की बात करी। उन्होंने बोला कि ये रटने की प्रणाली है वो नहीं होनी चाहिए, और शांति निकेतन की स्थापना करी। बाकी आप बुक से थोड़ा और डीपली इसको एक्सप्लेन कर लेना। ठीक है, क्योंकि बुक से ये पॉइंट मैंने लिख दिए, इसी को एक्सप्लेन कर देना कि जैसे अब ये आपने पॉइंट लिखा, अब इसका आगे लिख देना कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी प्रकृति के आवरण में, मतलब प्रकृति के चारों ओर रहकर ही बच्चों को शिक्षा देने के समर्थन में थे। वो कहते थे कि प्रकृति के पास बच्चा रहता है तो वो ज्यादा अच्छे से सीख सकता है। तो ऐसे इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करना। और फिर दूसरे पॉइंट में जैसे आप बता सकते हो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ना, वो रटने को जो है ना अच्छा नहीं मानते थे। वो कहते थे बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, प्रश्नों के उत्तर वो खुद अपने हिसाब से सोचे, और ताकि उन पर अगर उनसे गलती लग रही है तो उस पर और अच्छे से वो व्याख्या करे और अच्छे समझे। ठीक है, तो स्वतंत्रता की बात भी करते थे वो, जंजीरों में बंदी बनाकर या सिर्फ कुछ नियमों के अंदर रखकर बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, तो उन्हें स्वतंत्रता बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए। ठीक है, उसके बाद पैसेज कर लेते हैं बच्चों। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 10वां अड़ा है और केस बेस्ड है। ये कह रहा निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, ये कह रहा समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें बेदखली का एहसास रहता है, होता नहीं होता। उनकी हास्याकरण
की वजह यह हो सकती है, हास्यकरण का मतलब होता है लोगों को ढकेल देना किनारे पर, उनको आगे ना बढ़ने देना। ये कह रहा है हास्यकरण की वजह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। कई बार हाशिए पर समुदायों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। देख रहे हो, अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौकों का फायदा उठाने से रोक देता है। मतलब जब इनको पूरी तरह से समाज से अलग करने लग जाते हैं ना, तो इनको संसाधन भी नहीं मिलते, मौके भी नहीं मिलते। फलस्वरूप हाशिए पर समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और प्रभावशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीन और पराजय का एहसास रहता है, जिनके पास जमीन है, धन दौलत है, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं और राजनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर है। देखा, इनको इनसे मतलब एक तरह से दूर होने लग जाते हैं और फिर इनको दबाने लग जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं ये। ठीक है। और इसका मतलब यह है कि हास्यकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होते, बल्कि मतलब हास्यकरण जो देखना पड़ता है ना, जो हम हास्यकरण को देखते हैं, तो वो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशिए पर महसूस करने के लिए विवश कर देते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति या कोई समुदाय हाशिए पर पहुंच जाता है ना, तो उसके साथ अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, वो समाज से कट कर रह जाता है। ठीक है, दबाव महसूस करता है बहुत ज्यादा। अब देखो, मैंने आपको समरी में थोड़ा यहाँ बता दिया। अब पहला क्वेश्चन है, कुछ समुदायों को हाशिए पर क्यों महसूस होता है? जो कुछ समुदाय है ना, वो अपने आप पर हाशिए पर क्यों महसूस करते हैं? तो देखो, इसका आंसर यहीं पर हमारे को मिल जाता है। मैं आपको आंसर भी दिखाऊंगा, पहले इसमें पढ़ लेते हैं। देखिए, पता है उन्हें अलग क्यों महसूस होता है? क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर ये है कि उनकी अलग भाषा होती है, उनके रीति रिवाज अलग होते हैं। ठीक है, और बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले वो किसी और धर्म के होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो आंसर भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये आंसर पढ़ सकते हैं, क्योंकि वे अलग धर्म, भाषा, संस्कृति से संबंधित हैं। ठीक है, अपनी लाइन में बना के लिख सकते हो, पैसे में से जो लाइन है बिल्कुल सेम भी उतार सकते हो आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि हाशिए पर पड़े समुदाय संसाधनों और अवसरों के लाभ क्यों नहीं उठा पाते? तो ये भी पैसे में से है कि क्योंकि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से बहिष्कृत होते हैं, तो उनके पास शक्ति और समर्थन की कमी होती है। ठीक है, ये आप पैसे में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे, वो शक्तिहीन, पराजय का उन्हें एहसास होता रहता है। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट है, उसके बाद यह है कि हास्यकरण किस प्रकार समुदाय को शक्तिहीन बना देता है। शक्तिहीन वो कब बन जाते हैं? तो शक्तिहीन वो तब बन जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक तरह से ऐसा महसूस होता है उन्हें कि वो शक्तिशाली बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और वो अपने अधिकारों के लिए जो है ना, लड़ नहीं सकते हैं, ये उनको पराजय का एहसास होता है। ये सारा यहाँ पे आप बताएंगे। ठीक है, अब इसका आंसर मैंने जैसे लिखा उसे भी पढ़ लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद जो है, अब हम 11वां क्वेश्चन जो पैसेज है वो पढ़ेंगे। देखिए, 11वें नंबर पर है, चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीकों से बचाने के लिए कानून जरूरी है या नहीं? कुछ निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसायी आदि ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाने लगते हैं, हाँ या ना? उदाहरण के तौर पर वे मजदूरों को कम मेहनताना देते हैं, कम सैलरी देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, काम की स्थितियों पर ध्यान नहीं देते या पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते और इस तरह आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वे उन निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए, उनको लागू करे और उन पर निगरानी रखे। यानी ना सरकार को केवल सही कानून बनाने चाहिए, बल्कि उनको लागू भी करना चाहिए। अगर कानून कमजोर हो और उनको सही ढंग से लागू ना किया जाए, तो उससे भारी नुकसान हो सकता है। पढ़ ली पैसेज। अब पहला है कि कुछ निजी कंपनियां गलत हथकंडे क्यों अपनाते हैं। सिंपल सी बात है, ज्यादा लाभ कमाने के लिए, ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए। ठीक है ना, तो आप ये पूरा लिख दोगे। अभी आंसर दिखा रहा हूँ, सीधा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सरकार की एक मतलब जिम्मेदारी क्या है? भाई सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई लोगों को न्याय दिलवाए, ठीक है, उचित कानून बनाए, गलत जो तौर तरीके होते हैं उसको रोके। ठीक है, ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है सरकार के लिए कानून बनाने प्राप्त क्यों नहीं, क्योंकि जब तक लोग उसे मानेंगे नहीं, ठीक है, लोग उसके अनुसार चलेंगे, शिकायत नहीं करेंगे, तो फिर सरकार भी क्या कर सकती है ना। तो अब इसके आंसर देख लो एक बार। देखिए वही है कि अधिक मुनाफा कमाने के लिए, और सरकार की एक मतलब जिम्मेदारी क्या है, तो अनुचित प्रथाओं को रोकने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए लागू करे। देखिए तीसरा है कि सरकार के लिए कानून बनाना ही पर्याप्त क्यों नहीं है, क्योंकि मेन पता है क्या बात है, क्योंकि सही कानून बनाने तो है, लेकिन उसको सही से लागू भी होना चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पे सही ढंग से लागू होना चाहिए, तभी कानून की शक्ति रहेगी, है ना। तो कानून को लागू सही से किया जाना चाहिए। तो अब आंसर देख लेते हैं सारे। देखिए यहाँ पर आप 11वां क्वेश्चन है। तो 11 में कुछ निजी कंपनियां अनुसूचित तरीकों का सहारा क्यों लेती है, अधिक मुनाफा कमाने के लिए। सरकार की मतलब जिम्मेदारी क्या है, अनुचित प्रथाओं को रोकने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाना और लागू करना। और केवल कानून बनाने प्राप्त क्यों नहीं, क्योंकि उसे सही ढंग से लागू भी करना पड़ता है। ठीक है ना, वही चीज लिखिए ना, सब पैसेज में से आपको मिल जाती है। अब उसके बाद 12वें नंबर पर आ जाओ। 12वां देखो, 12वां, जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं, हाँ या ना। हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। समझ में आई? ठीक है, जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहां कोई जगह नहीं होती, तो फिर क्या किया जाए। जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रही, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। समझ में आ गई? क्योंकि जिस तरीके से अंग्रेज इतिहास को लिख रहे थे ना, वो तरीका सही नहीं था, उसे भारत की वैल्यू को नहीं दिखाया जा रहा था, तो इसलिए अब नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, अब इसके हम आंसर करेंगे। देखो आप ये पढ़ सकते हो, इसमें ढूंढ लोगे आराम से। अब आंसर क्वेश्चन सीधा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला है कि इतिहास या कहानी को अध्यायों में बांटने का उद्देश्य क्या है। ऊपर हमें पैसेज में लिखा था कि इससे व्यवस्थित अर्थपूर्ण और समझने में आसानी हो जाती है, हाँ या ना। ठीक है, ऊपर ही लिखा हुआ था, ताल में बन सकता है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है। ठीक है, देखो आपको इसी में से सारा लिखना है ये कि हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा इसी में आंसर है पहले वाले का। ठीक है, और इसे याद मत करना क्योंकि आपको पैसे ढूंढ कर अपने आप करना है। अब देखो बना बना के लिखना है अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, समझो, इसलिए अलग से लिखा गया है। पुराने इतिहास लेखन में भारतीयों की गतिविधियों की उपेक्षा क्यों की जाती थी, बताओ, भारतीय लोगों को वैल्यू क्यों नहीं दी जाती थी। क्योंकि इतिहास केवल ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर केंद्रित होता था। ठीक है ना। फिर क्या, नई तिथियों को महत्व देने से इतिहास में क्या परिवर्तन आता है, भारतीय के अनुभव और संघर्ष केंद्र में आ जाएंगे ना। भारतीयों के बारे में पता लगेगा ना कि भारतीय लोगों ने कितना संघर्ष करा है, कितनी लड़ाई लड़ी है। ठीक है, और फिर आगे की इतिहास भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाएगा, इसलिए भी। ठीक है, अब आ जाओ 13 क्वेश्चन। देखिए 13 है, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है, हाँ है ना। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अति चारागाह पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं, हाँ है ना। मतलब अगर आप जमीन को बचाना चाहते हो तो आपको पेड़ लगाने चाहिए, भूमि का उद्धार करना चाहिए, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का कंट्रोल करना चाहिए, चारागाह को रोकना चाहिए, हाँ या ना। फिर नेक्स्ट है, बढ़ती जनसंख्या के कारण किस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हुआ है। तो हमें पता ही है कि भूमि की बात चल रही है यहाँ पर। फिर ये कह रहा है भूमि संरक्षण का एक सामान्य तरीका क्या है। देखो, पेड़ लगा लो, भूमि का उद्धार कर दो, चारागाह पर रोक लगा दो, बहुत सारे पॉइंट है। फिर ये कह रहा है बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार भूमि संसाधनों का या भूमि संसाधनों के विनाश के कारण बन रही है। तो इसके आंसर आप देखो। देखिए, बढ़ती जनसंख्या के कारण कौन सा प्राकृतिक संसाधन खतरे में, भूमि संसाधन। भूमि संरक्षण का एक सामान्य विधि कौन सी है, अधिक पेड़ लगाओ, बना के लिख सकते हो, जो मैंने बहुत सारे पॉइंट बताए हैं। फिर ये कह रहा है बढ़ती संख्या भूमि संसाधन को कैसे नष्ट करती है, वही आप जो भी क्वेश्चन लिखा था उसके अकॉर्डिंग, कि वनों की कटाई हो जाती है। ठीक है, मिट्टी की जो उर्वर शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। फिर है मैप वर्क,
देखिए, जो मैप वर्क है ना उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो पूरे जो चैप्टर्स वगैरह उसकी लेकर आऊंगा। और ये बता रहा था इस वीडियो में कि ये जो स्थान है ये कहाँ पर पड़ते हैं। ठीक है, और जो दृष्टिहीन बच्चे हैं उनके भी आंसर यहाँ पर आप देख लीजिए। देखिए, दांडी कहाँ पर है, आप मैप में भरेंगे, गुजरात में है। चंपारण बिहार में है। और दिल्ली तो आपको पता ही है, दिल्ली। और लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, झांसी उत्तर प्रदेश में, जलियांवाला बाग पंजाब में, अमृतसर में। ठीक है। फिर ये जिस वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन थे, और ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि दांडी वर्तमान में किस राज्य में है, तो गुजरात में। चंपारण किस राज्य में है, बिहार में। बक्सर किस राज्य में है, बिहार में। लखनऊ किस राज्य में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। झांसी किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। जलियांवाला बाग किस राज्य में, पंजाब में। इस तरीके से पूरा पेपर मैंने आपको समझा दिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।